क्लास 9th का साइंस का पहला अभ्यास, पहला चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सामने हम यहाँ पर बताएंगे। और ये टॉपिक अगर आपको पता हो जाते हैं तो कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे अगर हम बताएं, इसमें हमारे आसपास की वस्तुएं जो हैं, तो आप ये दिमाग लगाइए कि आपके आसपास की वस्तुएं आखिर हैं कौन सी। आपके आसपास की वस्तुएं अगर देखा जाए तो जैसे कि कुछ भी हो, अगर आपने आसपास को देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, आपके घर देख रहे हैं, आपके कुछ भी वाहन दिख रहे होंगे, कुछ हवा दिख रही है, कुछ आपको वाटर दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही है। लेकिन क्या आपने इस पर कभी भी सोचा है कि आखिर ये वस्तुएं कैसे बनी, ये क्या है, आखिर ये कैसे? तो ये सारी चीजें आपने सोचा नहीं। लेकिन अगर आप इन सभी वस्तुओं की अगर देखते हैं तो ये वस्तुएं जो है कुछ न कुछ कणों, सूक्ष्म कण, कुछ न कुछ चीजों से तो मिलकर के बना ही होगा। अगर आप ये बॉडी देख रहे हैं तो कुछ न कुछ चीजों से मिलकर बना। सभी चीजें कुछ न कुछ छोटी छोटी अणु, परमाणु, इन तरीकों से मिलकर के बने होते हैं। तो इन सब परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर जो भी तैयार होता है तो ये आपका एक पदार्थ होता है। तो अब रही बात, सीधे सीधे मुद्दे पर जाते हैं पदार्थ। तो आखिर ये पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ देखते हैं कि आप छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के जो हमारा मिलकर के जो बनता है, हमारा क्या बनता है? पदार्थ बनता है। तो अच्छा ठीक है, पदार्थ हमारा बन गया। तो ये पदार्थ जो होता है, ये पदार्थ कई अवस्था में हो सकती है। पदार्थ हमारा 3 अवस्था में होती है। कौन सी 3 अवस्था में? क्योंकि सुने होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सुने होंगे। तो सभी चीजें पदार्थ हैं, मतलब जो भी वस्तुएं बनी हैं वो हमारे पदार्थ से बनी है। जितनी भी वस्तुएं आपकी होंगी, जो आपके आंखों से नजर आ रहा होगा, सभी सभी आपको किससे बना होगा? किससे? पदार्थ से। और पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। अब तीनों अवस्था में कौन कौन से होते हैं? एक आपका ठोस होता है, एक आपका द्रव होता है, एक आपका गैस होता है। ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार की अवस्था होती है। 3 प्रकार की अवस्था होती है तो इसका मतलब यही 3 प्रकार की अवस्थाओं, मतलब 3 प्रकार की अवस्थाओं से मिलकर सारी वस्तुएं निर्माण करती हैं। हाँ ठीक है, यही 3 अवस्था ही होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास कुछ भी हो तो जो ठोस होगा वो आपको पता ही होगा, जो द्रव होगा वो भी पता होगा, गैस भी होगा जो भी पता होगा। क्या 3 अवस्था से छोड़ करके आपके पास कोई 3 अवस्थाओं से अलग कोई ऐसे आपकी एक अवस्था आपको मिल रही है जो आपको इन अवस्थाओं से अलग हो? कोई वस्तु ऐसी मिल रही है जो इन अवस्थाओं से, मतलब पदार्थ, इन पदार्थ की जो इतने रूप हैं, 3 रूप, इन अवस्थाओं से अलग बना हो? नहीं, मेरे पास तो ये आपका देख रहे हैं पेन है, डस्टर है, या कुछ भी है, सारी चीजें ठोस से बनी हुई है। ठोस है या तो द्रव से है या तो गैस से है, इस तरीके से किसी न किसी प्रकार के पदार्थ की वस्तुओं से बनी है। मतलब हम समझ सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था होती है, क्या होती है? पदार्थ जो होती है उसकी क्या होती है? अवस्था होती है। सबसे इनको देखते हैं। हमारा एक होता है ठोस, क्या होता है? ठोस होता है, ठीक। उसके बाद हमारा होता है द्रव, उसके बाद क्या होता है हमारा? गैस, क्या होता है? गैस, ठीक। तो ठोस, द्रव, गैस हमारी 3 प्रकार की अवस्था होती है। अब ठोस, द्रव, गैस को हम समझते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। तीनों में डिफरेंस आता है, अंतर आता है आपका एग्जाम में लिखने के लिए कि ठोस, द्रव, गैस में अंतर बताइए। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस हमारा कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस हमारे कठोर होते हैं। ठोस के अगर हम अणुओं की तुलना करें तो ठोस, ये हमारा ठोस का हम एक बॉक्स बना, ठोस के अणु हमारे कुछ इस तरीके से सटे रहते हैं आपस में। मतलब आप समझ रह चुके होंगे कि आपस में अणु उनके क्या होते हैं? एक सटीक प्रकार से पकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम द्रव में जाए तो इसके अणु हमारा कुछ दूरी दूरी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम गैस में जाए तो उसमें हमारे बहुत दूरी दूर होंगे, ठीक। तो अब ये समझ चुके होंगे, ये अगर अणु जो है अगर बहुत नजदीक है, आप ये खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई यहां से करीब पकड़ रहा है तो उसकी पकड़ अधिक होगी, और कोई बहुत दूर से पकड़ रहा है तो आपकी उंगली ही पकड़ रहा है तो उसकी पकड़ मजबूत होगी? नहीं हो सकती। जो जितना सट किया, अगर आपको कोई यहाँ से पकड़ रहा है तो मजबूत, और आपको यहाँ से कोई जकड़ लिया तो बहुत, जितने करीब से पकड़ेगा मजबूती उतनी ज्यादा होगी, होगी ना, ठीक।
तो यही समझिए कि अगर दूर से कोई है तो उसकी पकड़ थोड़ा कम होगी, तो मजबूती जितना होगी उतना चीजें ठोस होगी, और जितनी दूर से होगी उतना वो मतलब उसके बीच का आकर्षण जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाएगा। इसमें कई चीजें देखिए, इनके अणु नजदीक होते हैं, और इनके अणु नजदीक होने की वजह से इनके बीच का आकर्षण बल जो है वो अधिक होता है, लेकिन इनमें तो वह आकर्षण बल कम होता है, थोड़ा दूर होते हैं, और इनमें तो बहुत दूर होता है, इसलिए आकर्षण बल इसमें बहुत कम। अगर ये बात अंतराणु के जो अणु के बीच की जो गैपिंग है, जो जगह है, स्पेस है, इनमें नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, इसमें और ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये हो जाता है इस तरीके से इनके बनावट पर। और अगर देख रहे हैं, अगर ये पकड़ बनाए हुए हैं, अगर ये पकड़ बनाए हुए हैं, ये अणु को आपस में पकड़ बनाए तो जा नहीं सकते हैं, और जब जा नहीं सकेंगे तो इनका आकार जो है जैसा कि जैसा रहेगा, मतलब आकार इनका क्या होगा, निश्चित होगा, और आकार निश्चित होगा तो जायज बात है कि उसका आयतन भी, हमारा आयतन तो निश्चित ही होगा। इसमें देखते हैं आकार तो नहीं निश्चित होगा, क्योंकि इसके और दूर दूर है, तो जब दूर रहेंगे तो थोड़ा बहुत ढंगेंगे जरूर, मतलब दूर भागेंगे जरूर, और दूर भागेंगे तो पक्का है कि वो थोड़ा इधर उधर तो टेढ़े मेढ़े होंगे, तो इनका आकार तो निश्चित हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, आयतन निश्चित, आयतन का मतलब होता है उसकी माप एक हो जाती है, कितना है, तो ये आयतन हो जाता है। अब 1 किलो अगर आप ठोस लिए तो 1 किलो ही रहेगा, और उसका अगर जहां रखेंगे वो ऐसे ही, लेकिन अगर द्रव को रखेंगे तो 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा, लेकिन वो अगर जहां पर रखेंगे, जिस प्रकार के बर्तन में रखेंगे उसी प्रकार का वो आकार ले लेगा। बाल्टी में रख रहे हैं बाल्टी की डिजाइन का हो जाएगा, अगर आप उसको गिलास में रख रहे हैं तो गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर हम गैस को देखते हैं तो गैस के आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप 1 किलो गैस रखे हैं, अगर उसको छोड़ दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, तो वो उड़ जाता है, तो उसका आयतन कम हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, कम ज्यादा मतलब कम हो जा रहा है, और उसका डिजाइन तो आप पता ही नहीं पाएंगे किस किस डिजाइन पर बन गया। ये चीजें आपका हो गया। तो दो चार चीजें हैं, और एक बात ये, इसका मजबूती अधिक होगी, इसकी कम मजबूती होगी, इसकी मजबूती ही नहीं होगी, क्योंकि गैस में क्या मजबूती है बताइए, द्रव में क्या मजबूती है, अगर द्रव में अगर आप मार रहे हैं मुंह का तो वो क्या होगा, धस जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मजबूत होगा, और गैस में तो मुंह का मारो कुछ भी मारो का, मतलब ये सबसे ज्यादा मजबूत से कम, उससे कम मजबूती के रूप में आपका ये हो जाता है। ठीक है, रही बात ये कठोर होते हैं मुलायम होते हैं, तो मुलायम की बात ही नहीं हो, क्या होता है कुछ पता नहीं। तो इस तरीके से आप समझ गए चीजों को। अब ये तो बह नहीं सकता, ये बह सकता है, और ये आपका बह क्या, ये बहेगा नहीं, ये आपका जो है अगर उच्च तल रहेगा, उच्च तल से निम्न तल की तरफ बढ़ेगा, मतलब ऊंचे से नीचे की तरफ ये बहेगा, द्रव जो है ऊंचे से नीचे की तरफ बहेगा, ये जो है किसी तरफ नहीं बहेगा, और ये जो है सभी तरफ बहेगा, ऊंचे नीचे से मतलब नहीं, वो सभी तरफ बह सकता है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, लोहा हो सकता है, या आपका कोई भी ठोस चीज हो जाएगा, गंधक हो सकता है, और इसमें देख रहे हैं आपका पानी हो सकता है, या पेट्रोल डीजल जो कुछ भी होता है, इसमें का अगर देख रहे हैं तो आपका वायु हो गया, या आपके जो चीजें हैं गैसें हो गई, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कुछ भी ये गैसें हो, तो इस तरीके ठोस द्रव गैस हमारा हो जाते हैं। तो कुछ चीजें आपको ये चीजें समझ आएंगे, आपका क्वेश्चन था ये इसमें। अब इसमें कुछ चीजें और बताते हैं कि आपका अगर उत्तर में देखें तो आपका प्रश्न होता है, अगर क्या होता है जब ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, तब ये जो ठोस पदार्थ है अगर इसको हम गर्म करें, तब ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं, मतलब उसके जो कण होते हैं, तापमान जैसे जैसे उसका बढ़ता जाता है, तो उन तापमान बढ़ने की वजह से उनके जो बीच में जो कण होते हैं, उनके कणों में गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है, इन कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है ये क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी, मतलब अगर उनके बीच में जो गति कर रहे हैं कण, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जिसके कारण से पदार्थ के कणों के बीच में जो है एक प्रकार का आपका क्या होगा, कंपन करने लगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कंपन होने लगेगा, तब उसमें कंपन उत्पन्न हो जाएगा, और इससे जो है कणों के मध्य की दूरी जो है बढ़ जाएगी। जब कंपन होगा तो वो थोड़ा सा दूरी उसके बीच के बढ़, और जब दूरी उसकी बढ़ जाएगी तो पता है कि, मतलब ये तो फिक्स ही है कि अगर कणों के बीच की दूरी बढ़ी, तो कणों के बीच की दूरी बढ़ी तो क्या पता होगा कि वो इधर उधर कण होंगे, तो उसके जो आकार में है वो परिवर्तन होगा, मतलब उसका जो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोस अगर मतलब गर्म कर रहे हैं तो उसके आकर्षण बल जो उस हिसाब से वो थोड़ा सा बहुत कम होता जाएगा, मतलब उस प्रकार से तो होगा नहीं,
वो पिघलने लगेगा। वो किससे क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। और पिघलने का मतलब है कि वो दूर हो जाएंगे उनके कण, तो वो द्रवावस्था लेने लगेगा। क्या होगा, द्रवावस्था लेने। इसका मतलब कि जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो पदार्थ जो है गलनांक पॉइंट पर आने लगेगा, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में चेंज होने लगता है। और यहाँ तक कि अगर हम बात बर्फ की करते हैं, किसकी, बर्फ की बात करते हैं, तो बर्फ एक ऐसा है पदार्थ जिसको हम कभी भी ठोस से द्रव में चेंज करें, द्रव से गैस में चेंज करें, गैस, इस तरीके से आपस में हम परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपका हो जाती हैं ठोस द्रव गैस में। जैसे कि आपको बर्फ है तो आपका ये किस में, द्रव में चेंज हो जाएगा, पता है आपको, चेंज हो जाएगा। और बर्फ का गलनांक पॉइंट जो है, जैसे कि बर्फ का गलनांक क्या होता है वो देख जानते हैं आपको। केल्विन में अगर माप करें तो 273 पॉइंट ये होता है। इसमें सवाल आपके अभ्यास में है, अभी सवाल को हम भी बता देंगे थोड़ा सा। ठीक है। आपका 273 16 होता है केल्विन में, इसको बोला जाता है। और एक इसमें आपके में पूछा जाता है, एक वाष्पन या वाष्पीकरण क्या होता है, ये तो हमने बता दिया। वो वाष्प, जो आपका वाष्पीकरण या वाष्पन होता है, वाष्पन ये क्या होता है, तो वाष्पन या वाष्पीकरण वो चीज है कि जैसे कि आपका कोई द्रव है, क्या है, द्रव, द्रव जो है वाष्प में बदलने लगे। मतलब आप द्रव लिए हैं, उसको वाष्प में परिवर्तित करें। जब आपका द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है तो वही वाष्पन हो जाता है। क्या हो जाता है, वही वाष्पन हो जाता है। मतलब द्रव अगर आपको ऐसे स्थिति में, जब उसको हम गर्म करते जाते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। मतलब ऐसी स्थिति गर्माहट की हो जाता है जिससे वो वाष्प में बदल जाए। वाष्प समझते हैं, गैस में बदल रहा है, तो वही हो जाता है हमारा वाष्पन। क्या हो जाता है, वाष्प में बदल। ठीक है। तो मतलब उसका जो क्वथनांक पॉइंट होता है उससे भी कम ताप पर वो क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आपका ये वाष्पन जो है कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके लिए आपका कुछ आपके प्रश्न बने हुए हैं, चाहेंगे तो आप उनको लिख सकते हैं कि आपका द्रव की खुली सतह हो, इस तरीके से, या तो वायु पर आप उसका ताप हो, एक टेम्परेचर हो, तब भी आपका वाष्पन हो सकता है। वायु में उपस्थित आर्द्रता हो, इस तरीके की चीजें, आपका वायु की गति में कोई वृद्धि हो, तो ये सब कारक होते हैं वाष्पन के लिए। 3-4 हेडिंग होती है, आप इसको लिख सकते हैं, 3-4 हेडिंग। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एसआई मात्रा की चर्चा करते हैं, आपके लिए एसआई मात्रा की चर्चा करते हैं। एसआई मात्रा, ठीक है। जैसे देखिए एसआई मात्रा, सबसे पहले देखते हैं तापमान का एसआई मात्रा। किसका, तापमान का। तापमान का सभी का हम एसआई मात्रा के यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बर्फ हटा देते हैं। एसआई मात्रा जो कि जरूरी है। तापमान का देखते हैं, तो तापमान का देखिए मात्रक जो होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। और केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस में मापते हैं, ऐसा नहीं आपकी केल्विन में मापे, वो तो आपका अलग अलग माप हो जाती है। केल्विन को हम अगर हम डिनोट करना चाहें प्रत्येक चिन्ह, इसको हम के से प्रतीक कर सकते हैं, किससे, के से। ठीक है। अब यार क्या आप दूरी माप रहे हैं तो मीटर में मापिए, किलोमीटर में मापिए, कोस में मापिए, आप किसी में मापिए, वो तो सभी की माप यूनिट है ना उनकी। इसी तरीके से आप सेल्सियस से मतलब, लेकिन इसका मात्रा जो होता है तापमान का, ये टेम्परेचर का केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लंबाई को देखते हैं, किसको, लंबाई को, तो लंबाई आप देख रहे होंगे, अगर टेम्परेचर को केल्विन से मापते हैं तो लंबाई को भी कुछ किसी न किसी यूनिट से हमारा इसका माप होता है। तो लंबाई आप मापेंगे कभी भी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, नापेंगे मीटर है, क्योंकि इसमें मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो तो मीटर में नापते हैं। किससे, मीटर में। और मीटर की यूनिट होती है एम। क्या होती है, एम। स्मॉल एम, केल्विन की कैपिटल के। ये होगी लंबाई का। लंबाई के बाद आ जाता है आपका किसकी, आपका भार का आ जाता है। किसका, भार का। देखते हैं किसका, भार का। तो भार अगर देखते हैं किससे मापा जाता है, न्यूटन में। किससे, न्यूटन में। ठीक है। और न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से।
ठीक है। भार समझते हैं, द्रव्यमान एक प्रकार का, वैसे द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है, लेकिन दूसरे रूपों में हम समझ सकते हैं, जैसे लंबाई और दूरी को समझते हैं, वेग और चाल को समझते हैं, सेम ऐसे ही हम भार और द्रव्यमान को समझते हैं। ठीक है। और आयतन को देखते हैं इसी तरीके से। आयतन, तो आयतन को किस में मापते हैं, तो मीटर में आयतन भी मापा जाता है, परंतु लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके से मापा जाता है। तो आपका क्या होता है, घन मीटर में होता है। किसमें, घन मीटर में होता है। और घन मीटर को अगर हम इसको हम डिनोट करना चाहें तो मीटर को हम एम से करते हैं, तो घन का मतलब 3 घात, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। किसमें, मीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका क्षेत्रफल अगर मापना चाहें, देखते हैं क्षेत्रफल कभी कभी होता है, तो क्षेत्रफल भी हमारा हो जाता है इसी तरीके से वर्ग मीटर में। किसमें, वर्ग मीटर में। और वर्ग मीटर आप समझते हैं एम का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। और इसी तरीके से दाब देखते हैं, क्या दाब, दाब किसमें मापा जाए, दाब जो है आपका उसको पास्कल में हो जाता है। किसमें, पास्कल में, जिसको हम पीए बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं, यूनिट हैं, इनको आपको जरूर समझना चाहिए। और द्रव्यमान देखते हैं, जो कि हमारा बोला जाता है, ये हमारा जो न्यूटन है, यानी इसको हम बल दूसरा रूप देते हैं, क्या, बल, बल इसको लिख लीजिए, ठीक रहेगा। और यहां पर अब हम लिखते हैं द्रव्यमान, मनी भार, इसको हम मापते हैं किसमें, किलोग्राम में, मतलब केजी में। ठीक, तो इस तरीके से सभी को अगर हम देखते हैं, तो इसको हम टी बोलते हैं, कैपिटल टी, इसको हम बोलते हैं क्या, लंबाई को। अगर देखा जाए तो डी भी होता है, एल भी होता है, जो भी आप यूज करना चाहें एल यूज कर सकते हैं। बल को कैपिटल एफ से, आयतन को वी से, और क्षेत्रफल को ए से, और दाब को आपको पी से, और द्रव्यमान को आपको एम से। तो ये सारी यूनिट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जरूरी है कि इनको आपको याद करके चलना चाहिए। इस पार्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत चीजें हैं, लेकिन हम पूरा ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम एक दो सवाल आपके लिए जो केल्विन वाला है उसको लगा देते हैं, चलते हैं देखते हैं केल्विन वाली सवालें जो जहां पर भी हो हम उसको लाके बता देते हैं। ठीक है, सेल्सियस में परिवर्तन करिए, इस तरीके से परिवर्तित करना है, सेल्सियस में बदलना, किसमें, सेल्सियस में, आपको ध्यान देना किसमें बदलना है, सेल्सियस में, सेल्सियस में बदलना है, चेंज करना है किसमें, सेल्सियस में। और सवाल किसको है, 293 और 470, एक है आपका 473 और एक है 293, इनको, ये हमारा सेल्सियस में है पर केल्विन में है, आपका इसको बदलना है किसमें, सेल्सियस में बदलना है। किसमें, 470 है, ये 470 है, 470 केल्विन, 293 केल्विन को हमें बदलना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस का हमारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सी जो होता है, सी बराबर क्या, सी बराबर, मतलब केल्विन जो है और सेल्सियस में आपको बदलना है। तो आपको कैसे बदलना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, केल्विन को केल्विन में से आप माइनस 273 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 273, आपका सेल्सियस में यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 273 हमारा 470 है, 470 में 273 निकाल दिए, तो हमारा इस तरीके से निकल करके आ जा रहा है, 10 में से 3 गया 7, और हमारा यहाँ बचा रहा है 6, 16 में से अगर 7 गया तो 9। ठीक, देखिए 10 में से ये गया तो हमारा इस तरीके से, आप देख लीजिए कोई अगर दिक्कत हो, सही है। उसके बाद आपका 3 में से 2 गया 1, ये हमारा सेंटीग्रेड सेल्सियस में मतलब हमारा माप आ गया। और इसी तरीके से हम अगर दूसरी सवाल निकालते हैं, तो उसमें भी 293 में हम 273 घटा देंगे, 273 ही घटाना है हमें बस। तो इसमें हमारा 3 में 3 गया 0, 7 में 2 बचा 2, मतलब 20 सेल्सियस, कितना, 200। तो ये है हमारा
केल्विन से सेल्सियस बदलना, लेकिन सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो इजी है। आपको क्या करना पड़ेगा, के यहाँ पर छोड़ो, तो मतलब के बराबर हमारा जो हो जाएगा फार्मूला वो क्या हो जाएगा, सी प्लस 273 कर दीजिए, 210 इसमें प्लस कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, बस यही फर्क है। तो हमारा सेल्सियस जैसे हो, मान लीजिए हमारा है 15 सेल्सियस है और इसको बदलना है केल्विन में, किसमें, केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ लिखेंगे प्लस 273 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 5 3 8 और 7 1 8 और इस तरीके से 230 हमारा हो जाएगा केल्विन में। ओके, तो ये केल्विन सेल्सियस आपस में हमने परिवर्तन करके दिखा दिए, मात्रा को बता दिया, थोड़ा इन सब में हमने डिफरेंस बता दिए। एक शॉर्टकट में हमने पहले पार्ट को थोड़ा सा कवर कर लिया, बहुत ज्यादा चीजें इसमें हमने नहीं बताया, लेकिन कुछ चीजें बताया। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट कर देना कि हाँ सर 9th पे भी थोड़ा बहुत चर्चा करिए। 9th का न्यूमेरिकल सवाल लेकर हम गत पर उसको देख लेना वीडियो को और रिस्पॉन्स देना, उस हिसाब से मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि 9th 10th 11th 12th की वीडियो सभी की लाना और इंग्लिश, मैथ और साइंस की सारे वीडियोज लाना ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे तो जरूर लेकर आएंगे, बस आपको कमेंट करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट जरूर करना है। ओके, जय हिंद।